लास्ट क्लास मेरे ख्याल में याद है क्या हुआ था, आखिरी कॉपी में देखो एक बार, मॉडल्स का नाम लिखवा दिया था, ठीक है। उसको टच करने से पहले मैं एक बार ना और रिकॉल और रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिए मोटा मोटा, और फिर उसके अंदर मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये याद करो कि फंक्शन का ओवरऑल कितना तरीका हो सकता था डिफाइन करने का। अब 3, पहले 2 होता था, लेकिन अब कितना है हमारे लिए 3। क्या क्या? कार्टेशियन पेयर, इक्वेशन और ग्राफ। कार्टेशियन पेयर में कौन से कार्टेशियन पेयर को आप फंक्शन बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे, क्या कंडीशन? जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट प्रेजेंट भी होगा और रिपीट भी नहीं होगा, उस टाइप के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ये कार्टेशियन पेयर के कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? फंक्शन। ये पहला बात होगी। इस सिचुएशन में डोमेन का अंडरस्टैंडिंग क्या था कि सारा कार्टेशियन पेयर जितना आपके पास में है, जितना ऑर्डर्ड पेयर आपके पास में है, उन सब का फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन विल बी योर डोमेन, सबका सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन विल बी योर रेंज, और जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट से इन सबको काट के निकाला है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो दूसरा सेट होगा, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? कोड में। क्लियर मेरे ख्याल? फिर आता था इक्वेशन वाला एस्पेक्ट। इक्वेशन वाले एस्पेक्ट में क्या था, किसको आप फंक्शन बोलोगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक एक्स डालने से रिटर्न में एक वाई मिले, वो फंक्शन है। जिसमें एक एक्स डाल के एक से ज्यादा वाई मिले, वो फंक्शन नहीं है। डोमेन का अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज का अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज ऑफ वाई। फिर ग्राफ कैसे आता था? तो अगर आप सपोज करो कि कोई आपके पास में फंक्शन है जो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप डायरेक्टली प्लॉट कर लीजिए, फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिए, आपको फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। और अगर सपोज करो कि फंक्शन आपके पास में इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो अपने ही तरफ से कुछ एक्स का वैल्यू चूज कर लो। फिर क्या है कि हर एक्स के वैल्यू के बदले आपको कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स के वैल्यू को एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट मान के बहुत सारा पॉइंट बना लो। उन सारे पॉइंट को वापस से आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के, और सबको फ्री हैंड से जोड़ के जो स्केच होगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फिर से ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये भी ठीक है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन में फिर से जैसे मानो कि कार्टेशियन पेयर का आइडेंटिफिकेशन था कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट एंड नोबडी शुड बी रिपीटेड। वैसे ग्राफ के अंदर में मैं अगर आपको रफली कुछ भी ऐसे रैंडम स्केच करके दे दूं, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि मेरा स्केच जो है वो फंक्शन का ग्राफ है कि ऐसे रैंडम ग्राफ है? बहुत सारा वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, अगर सारा वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक एक पॉइंट पे ही काट रहा होगा, तो मैंने जो भी स्केच किया है वो कोई ना कोई फंक्शन का ग्राफ है। और अगर कोई भी एक लाइन उसको 2 या उससे ज्यादा पॉइंट पे काट रहा होगा, मतलब वो जस्ट एक रैंडम ग्राफ है, लेकिन वो फंक्शन का ग्राफ नहीं। फिर डोमेन का अंडरस्टैंडिंग क्या था ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में? डोमेन का अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या था? वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यही डेफिनेशन आप समझो कि ग्राफ में भी यूज हो जाता है। इसमें है वैल्यूज ऑफ एक्स, ग्राफ के ऊपर में होगा वैल्यूज यूज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ग्राफ बनाते समय एक्स एक्सिस का जो जो वैल्यू यूज हो रहा होगा, उन सारे वैल्यूज को हम क्या बोल देंगे? डोमेन। फिर से इक्वेशन वाले एस्पेक्ट में रेंज का मतलब क्या था? वैल्यूज ऑफ वाई। यही डेफिनेशन ग्राफ में भी कॉपी हो जाता है कि ग्राफ के अंदर में वाई एक्सिस का जितना पोर्शन आप यूज कर रहे हैं, या वाई एक्सिस का जितना वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं, उन सारे वैल्यूज के कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन। मेरे ख्याल में क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था कि दुनिया में कितना फंक्शन एग्जिस्ट करता है? इनफाइनाइट। लेकिन क्या जरूरी है कि हम उस इनफाइनाइट फंक्शन के हर एक आदमी को पहचाने, उनके बारे में जाने? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी कितना लोग को जानना है? तो लगभग 10-12 लोग को जानना है। और उस लिस्ट के अंदर में सबसे पहला वीआईपी आदमी कौन था? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो वीआईपी लिस्ट ऑफ फंक्शंस होगा, उसमें से हर फंक्शन के बारे में आपको 5 चीज जानना है। कितना चीज जानना है बताओ? जोर से बोलो, कितना चीज जानना है? 5। 5 में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसका नाम, जैसे मॉडुलस फंक्शन का नाम क्या है? मॉडुलस फंक्शन। दूसरा है कि उसका इक्वेशन कैसा दिखाई पड़ता है। तीसरा है कि उसका डोमेन क्या होगा। चौथा है कि उसका रेंज क्या होगा। और 5वां है कि उसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है। फॉर एनी फंक्शन दैट यू नीड टू नो, स्टैंडर्ड फंक्शन के नाम पर आपको 10-12 फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। एंड हर फंक्शन के बारे में ये 5 चीज आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से बताओ, पहला क्या जानना है आपको? नाम। दूसरा क्या जानना है? इक्वेशन। तीसरा क्या जानना है? डोमेन। चौथा क्या जानना है? रेंज। और लास्ट में क्या जानना है? ग्राफ। क्लियर मेरे ख्याल? ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट है, ये हम हर एक फंक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं किससे? मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शन को देखो आप, एक बार आप कुछ लिखना मत, थोड़ी देर तक आप पहले सुन लो अच्छे से। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को हम 2 डेफिनेशन के साथ में पढ़ना चाहेंगे, एक डेफिनेशन नंबर 1 और एक डेफिनेशन नंबर 2। एक आप ऐसा समझिए कि ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है उस चीज का, और एक जो है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्मेट वाला डेफिनेशन। दोनों अल्टीमेटली बात सेम ही बोलता है, लेकिन समझने के लिहाज से ये वाला डेफिनेशन थोड़ा ईजी होता है। ठीक है।
आइए मैं समझाता हूं आपको कि व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, फिर हम ये सब चीज रीड कर लेंगे। हाँ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सीधा डंडी x, फिर से सीधा डंडी, इस चीज को बोला जाता है मॉड ऑफ x, ये इसको बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस, इस पे ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऑन नंबर लाइन, ये इसका एक डेफिनेशन मॉड एक्स। और इस डेफिनेशन से आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। फिर भी हमको वो अलजेब्रा वाला डेफिनेशन जानना जरूरी है, बोल के उसको भी पढ़ लेंगे, इन मैक्सिमम जगह हम इसी को यूज करें। ठीक है, कहीं कहीं पे उसको यूज करें। अब इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे को मॉड के अंदर में 5 डालने का मन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है? अगर ये मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या बोलोगे? 5। लेकिन ये 5 ना फटाक से मत, इसके बारे में मैं बोलूंगी थोड़ा आप सोचो। बोलो कैसे सोचे? तो इसको आप ऐसे सोचो, देखो मैंने क्या बोला इसको, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। तो आप अगर मॉड ऑफ 5 निकालना चाहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप 5 पे या 5 पे नहीं, आप 0 पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं बताइए? 0 पे ऑन द नंबर लाइन। और आपको ना 5 के पास जाना है, तो 0 से 5 के पास जाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 5 यूनिट्स। और मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं बताओ? डिस्टेंस। तो कितना यूनिट्स चलना है आपको? 5 यूनिट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। अब यहां तो ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस, इसका आंसर बताओ। अब इसको थोड़ा अच्छे से सोचो, आप खुद को इमेजिन करो कि आप 0 पे खड़े हो। कहां खड़े हो बताओ? 0 पे। आपको जाना है -7 के पास। अब आपको सोचना यह है कि 0 से -7 के पास पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो आपको कितना चलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए? 7 यूनिट्स। इसीलिए आपका आंसर इस सिचुएशन का क्या हो जाएगा? 7। अब सपोज करो कि मान लो मैं आपसे ऐसे रैंडमली पूछूं, मॉड ऑफ 4 कितना होगा बताओ? 4। मॉड ऑफ -2 कितना होगा बताओ? 2। मॉड ऑफ 0 कितना होगा बताओ? देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक और ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर से बताना जरा। मॉड ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना? 10। मॉड ऑफ -10 इक्वल्स टू कितना? अगेन 10। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से 20, कैन यू टेल मी कि x क्या होगा यहाँ? 20 और -20, एक्सप्लेन व्हाई। इसमें तो आप लोकेशन बता रहे थे कि वहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से एक आंसर आ रहा था। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मॉड x का आंसर 20 है, मतलब x एक ऐसा नंबर है जिस तक पहुंचने के लिए मुझे 0 से 20 यूनिट्स चल के जाना पड़ता है। तो ऐसा दुनिया में कितना लोकेशन है? 2, एक 0 के राइट साइड में और एक 0 के लेफ्ट साइड में। राइट में 20 यूनिट चलूंगा तो भी इसका आंसर 20 होगा, और लेफ्ट में 20 यूनिट चलूंगा तो भी इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। राइट में अगर चलना है तो x का आंसर क्या हो जाना चाहिए? 20, और अगर लेफ्ट की तरफ चलना है तो x का आंसर क्या हो जाना चाहिए? -20। तो ये चीज थोड़ा सा हम याद रखेंगे, ठीक है ना, कि मॉड x इक्वल्स टू कोई भी नंबर अगर आपको दिया रहे और आपको मॉड हटाना पड़ रहा है वहां से, तो मॉड के हटाने से राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ 5, तो x इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर? फिर यहीं से मैं आपसे डोमेन रेंज का बात भी कर रहा था। अब समझ में आ गया आपको कि ये चीज कैसे ऑपरेट करता है। अब पहला सवाल है कि यार डोमेन क्या हो सकता है? तो डोमेन का आंसर होगा रियल नंबर। बोलोगे क्यों सर? तो देखो डोमेन का लॉजिक ये है कि ऐसा x का वैल्यूज जिससे y को परेशानी ना हो, और जिससे परेशानी होगा उसको r में से भगा देंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इसका वर्क करने का तरीका है, जो इसका प्रोसेसिंग का तरीका है, इज देयर रियली एनी x जिसको इसमें डालने से परेशानी आएगा मेरे को? आई थिंक नो। कोई भी नंबर डालूंगा तो हर बार कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो किसी भी x को लेके y परेशान होगा कि कोई भी x को लेके y कभी परेशान नहीं होगा? y कभी परेशान नहीं होगा, कुछ भी डाल दो आप, हर बार आंसर आ जाएगा। आप इमेजिन करो, 100 डालो 100 आ जाएगा, 1000 डालो 1000 आ जाएगा, -1000 डालो -1000 आ जाएगा, 0 डालो 0 आ जाएगा, कुछ भी डालो हर बार आंसर तो आएगा ही। ठीक है ना? तो इसीलिए सिंस डालना सब कुछ अलाउड है, इसीलिए x इसका मतलब है कि रियल नंबर का सारा वैल्यूज ले सकता है, और x अगर रियल नंबर का सारा वैल्यूज ले सकता है, दैट मींस कि डोमेन क्या हो जाएगा आपका r। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट सोचो कि ये बदले में ले तो सब कुछ सकता है, लेकिन आंसर कैसा दे सकता है? आंसर तो यार ये हर बार पॉजिटिव दे रहा है, ले सब कुछ रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है नेगेटिव भी ले रहा है, पॉजिटिव लेके भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है और नेगेटिव लेके भी पॉजिटिव आंसर ही दे रहा है। आ रहा बात समझ? 50 डालो तो भी आंसर 50, -50 डालो तो भी आंसर 50, 500 डालो तो भी आंसर 500,
-500 डालो तो भी आंसर 500। तो जा तो सब कुछ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन आ हमेशा कैसा सकता है, पॉजिटिव। इसीलिए रेंज आपका क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। फिर आप सोचोगे 0 खुद आ सकता है कि नहीं आ सकता, आंसर इज यस, 0 आ सकता है, इसीलिए 0 पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो डोमेन इसका फिर से बता क्या आ जाएगा, आर। रेंज क्या आ जाएगा इसके लिए, 0, इन्फिनिटी, और 0 पे कैसा रहेगा बताओ, क्लोज इंटरवल। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद में नेक्स्ट बात आता है कि ग्राफ क्या होगा इसका। तो देखो ग्राफ पे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और फिर मैं आपको दूसरे डेफिनेशन के बारे में बता दूं। ग्राफ इसका ऐसा होगा, देखो जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। एक ऐसा लाइन आएगा और एक ऐसा लाइन आएगा, ये होगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। देखो वैसे तो चर्चा कर सकते हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, लेकिन चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप बस इसको याद करके रखिएगा कि मॉडल से ग्राफ देखने में ऐसा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब मेरे को मॉडुलस फंक्शन के बारे में वो पांचों चीज बताओ आप। सबसे पहले नाम क्या है, मॉडुलस फंक्शन। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसमें ना हम थोड़ा और एक्सटेंशन भी करेंगे अभी 2 मिनट के बाद, ठीक है ना, अभी के लिए लेकिन हमारा इक्वेशन क्या है बताओ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स। डोमेन क्या है, r। रेंज क्या है, 0 क्लोज इंटरवल कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा। क्लियर मेरे ख्याल। अब देखो इसका जो एक एक्सटेंशन का मैं बात कर रहा था वो ये है, देखो कि इसी फंक्शन का आप अगर मानो कि मॉड एक्स को ये ना मानते हुए कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 होगा ऑन द नंबर लाइन, आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स इक्वल्स टू x when x is greater than equal to 0 and this is equals to minus x when x is less than 0। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, देखो थोड़ा सोचना आप ध्यान से कि जो x आप यहाँ पर बिठाओगे ना, सिंस वो r में से कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली उसका 2 ही कैटेगरी हो, एक पॉजिटिव कैटेगरी और दूसरा कौन सा कैटेगरी, नेगेटिव कैटेगरी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव कैटेगरी और दूसरा कौन सा कैटेगरी, नेगेटिव कैटेगरी। अब ये वाला रूल बोलता है कि अगर पॉजिटिव कैटेगरी का कुछ भी उठा के आप यहाँ डालोगे, मतलब यहाँ डालोगे, तो जो अंदर जाएगा वो सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव कैटेगरी का कुछ भी अगर डालते हो तो जो डाला है वो भी बाहर आएगा और उसके साथ एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन भी बाहर आएगा। अब इसका प्रोसेसिंग का तरीका क्या है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। टेल मी सम पॉजिटिव नंबर 5। चलो 5 से काम करते हैं। तो मॉड ऑफ 5 विल बी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यू हैव टू थिंक कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले। जो आपका इनपुट है वो कौन से कैटेगरी का है, ऊपर वाले कैटेगरी का। तो ऊपर वाला क्या बोलता है कि जो अंदर आया वही बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। चूज सम नेगेटिव नंबर, -7। फाइन, -7। ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, नीचे वाले। नीचे वाला बोलता है कि जो अंदर आया उसको भी निकालो और एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन दे दो। तो अंदर क्या आया यहाँ पे, -7, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको माइनस साइन देना है, और माइनस माइनस मिला के फिर से क्या हो जाएगा, 7, जो कि होना वही चाहिए था, ठीक है। बस ये है कि इस वाले से ना सोचना कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आप, लेकिन वो डिस्टेंस वाले आइडिया से सोचोगे तो कभी परेशानी है ही नहीं, बीच में ये पार्ट हमको करने की जरूरत नहीं, सीधा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन पता आपको ये वाला भी होना चाहिए, ठीक है। सो फिर से बताओ मेरे को कि फंक्शन का नाम क्या रहेगा हम लोग के लिए, मॉडुलस फंक्शन। इक्वेशन क्या होगा, y is equals to fx is equals to mod x is equals to x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। इनफैक्ट ये एक ही फंक्शन का आप ऐसा समझो कि स्प्लिटिंग है, मतलब ये दोनों मिला के उसको रिप्रेजेंट कर, चलेगा कि नहीं चलेगा। एक बार और नाम बताओ फटाफट, मॉडुलस फंक्शन। इसको मैं छुपा देता हूं, अब मेरे को डेफिनेशन बताओ। y is equals to fx is equals to modulus of x is equals to x whenever x is greater than equal to 0 and minus x whenever x is less than 0। आया बात समझ। डोमेन r, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, एंड ग्राफ विक्ट्री v, ठीक है। और ये v का शार्प कॉर्नर कहां पे रहेगा, 0। क्लियर मेरे ख्याल में, लिखिए। पहले आप ये वाला पूरा लाइन कॉपी कर लो, डेफिनेशन 1 से लेके यहां तक का ये पूरा पेज ही कॉपी कर लो आप, एग्जांपल्स इसी में आ जाएगा, ठीक है। करो फटाफट करो इसको कॉपी।
इसको वैसे इंप्लाइज कर लेना आप लोग। हाँ, mod x इक्वल्स टू 20, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 20 और -20। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसको कॉपी करो, डेफिनेशन 2, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू mod x जैसा ग्राफ कॉपी करो। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू x। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखें, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, हमने पहले बहुत सारा डोमेन रेंज ये सब क्वेश्चन किया है। मॉडुलस फंक्शन के बेसिस पर भी हम डोमेन रेंज का ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 2-3 टू है। लेकिन मॉडुलस क्वेश्चन मतलब मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच एकदम ही अलग होगा। लाइक पुराना जो भी सीखा है वो सारा का सारा अगर आपको याद हो तो वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के लॉजिक से सीखा है। टाइप 1 में फंक्शन कैसा दिखता था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। टाइप 2 में कैसा दिखता था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सप्रेशन। टाइप 3 में कैसा दिखता था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्सप्रेशन। ठीक कह रहा हूँ शायद, इनमें से तो किसी में भी मॉड नहीं था। तो जब मॉड को देखेंगे ना तो सोचेंगे भी कुछ नए तरीके से, उनके तरीके से नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका तरीका के लिए ऊपर का स्ट्रक्चर फिक्स और मॉड का स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर से अलग है, इसलिए मॉड का सोचने का तरीका भी अलग हो। कुछ बहुत टफ, बहुत अनोखा नहीं, इट्स वेरी सिंपल, आप टेंशन एकदम मत लो, समझ में सारा आ जाएगा। लेकिन बस क्या है कि अलग होगा, सेम नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। दूसरा, मॉड का जो तरीका है उसको सीखने से पहले देयर इज अनदर थिंग जो मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। बहुत एक सिंपल सा आइडिया है, कहीं कहीं पे क्लास 10 में भी मिल जाता है ये चीज एक बार, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। 100 और 10 में कैन यू गेस कि कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, इतना लो वॉइस पे बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा। बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? 100 बड़ा और 10 छोटा। अब मैं आपको 2 छोटा छोटा प्यारा प्यारा टास्क देता हूँ। आपको ना दोनों बगल किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक बार आई एम टेलिंग यू कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एक बार आई एम टेलिंग यू कि मल्टीप्लाई बाय -2, और इफेक्ट देख के आपका आंख खुला का खुला रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 200। कितने इंटेलिजेंट हैं आप। फिर 20। इनइक्वालिटी का क्या होगा? सेम सेम, अलग अलग, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि -2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है? -200 और उधर। अब सोचो कि इनइक्वालिटी सेम सेम कि उल्टा उल्टा। ये चीज है जो आपको याद रखना। ठीक है, यहां पर मैं बहुत सारा स्टार दे देता हूं। आया बात समझ? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज के बाद में हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आप इनइक्वालिटी से डील कर रहे हैं ना, और आप इनइक्वालिटी के दोनों बगल किसी पॉजिटिव चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी जस का तस रहेगा, जैसा था वैसा ही रिपीट हो जाएगा। लेकिन इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, देन व्हाटएवर वाज द इनिशियल साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो एक्चुअली उल्टा हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। फिर आप सोचो कि ऐसा ही कोई टास्क अगर मैं आपको डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूं तो भी आप देखेंगे कि ऐसा ही कुछ नौटंकी हो रहा है। पहले इसका रिलेशनशिप क्या होगा? 100 इज मोर देन 10। इफ आई टेल यू टू डिवाइड बाय 2, व्हाट डू यू से? क्या बचेगा? 50 और 5। वी आर वेरी क्लियर कि 50 इज ग्रेटर देन 5। बट व्हाट अबाउट इफ यू ट्राई टू डिवाइड बाय -2? So, मेरे ख्याल में इधर -50 और उधर -5। अगेन टू आवर सरप्राइज द साइन हैज चेंज्ड, एंड इसको भी आई विल एट्रीब्यूट मेनी स्टार्स। ये आपको याद रखना। Whenever you are facing an inequality और आप अगर दोनों बगल मान लीजिए कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तभी भी आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। ठीक है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो 100 और 10 में दोनों तरफ आप 2 ऐड करो, क्या आएगा? उधर 102 और इधर 12, सेम ही रहेगा। 102 इज ग्रेटर देन 12। नेगेटिव नंबर करो, -2 -2, 98 और 8। तो ऐड सब्ट्रैक्ट के टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 98 और 8 में भी यू विल फाइंड 98 इज मोर देन 8, कोई इशू नहीं आ रहा। बस ये जो फर्क है ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पर पड़ता है, वो भी हमेशा नहीं, सिर्फ कब?
जब आप नेगेटिव नंबर से ये सब करने का ट्राई करते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? ये छोटा सा बात हम लोग याद रखें, लिखवा दूं कि याद रहे? याद रहेगा। ओके, नाउ वी कैन कम टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, लिखो, हेडिंग लिख लो आप लोग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। बढ़ो आगे, आप पहला क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ नया अनोखा नहीं है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, पहले तो डोमेन पे बात करते हैं। तो डोमेन के लिए देखो कोई प्रोसेस नहीं है, आपको बस ध्यान से इसको घूरना है और समझना है। डोमेन का बेसिक डेफिनेशन क्या था? एक्स का ऐसा वैल्यूज जिसको लेके वाई को समस्या नहीं होना चाहिए। एक दो जगह पे अगर समस्या हो रहा है तो कहाँ कहाँ समस्या हो रहा है ढूंढो, उसको आर में से हटा दो, बचा हुआ सारा वैल्यूज आपका डोमेन हो जाएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर ये आपका फंक्शन, और बाय द वे अगर वाई नहीं भी लिखा हुआ है, स्टिल वी आर एंटाइटल्ड कि वाई तो हम सोच ही ले। क्या कहते? यही तो है वो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि x के जगह पर कुछ भी ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जिसको डालने के बाद y को परेशानी होने लगे? मेरे ख्याल में नहीं। आप कुछ भी डालोगे, मॉड उसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ बाहर निकाल देगा, और फिर जो भी बाहर निकलेगा वो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ठीक है, क्या प्रॉब्लम, आंसर तो आ ही रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो अब आपको लॉजिकली सोचना है, इज देयर रियली एनी नंबर जिसको डालने से इसको परेशानी आएगा? नो। और अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा आर। आया बात? लिखो, डोमेन इज इक्वल्स टू आर। डोमेन इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अभी रेंज के लिए आप थोड़ा सा एक बार पुराना बात याद करो। ठीक है, क्या बात था वो, कि कभी भी रेंज निकालने के लिए कॉमन हमारा ट्रांजिशन होता था। वो ट्रांजिशन ये था कि शुरू में y था आइसोलेटेड, x था कॉम्प्लिकेटेड। हम करते थे x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट, मतलब रिवर्स कर देते थे, एंड वहां से कुछ कुछ लॉजिक लगा देते हैं। तो जो स्टेज 1 था ना, वो हम आज भी करेंगे, वो चीज हम आज भी करेंगे। इस बार लेकिन हम क्या करेंगे, वी विल नॉट ट्राई टू आइसोलेट x एंड कॉम्प्लिकेट y, वी विल ट्राई टू आइसोलेट द मॉड वाला एक्सप्रेशन। क्या कह रहा हूं बताओ? वी विल ट्राई टू आइसोलेट मॉड वाला एक्सप्रेशन। 3 बार बोलो मेरे साथ, किसको आइसोलेट करोगे? मॉड वाला एक्सप्रेशन। एक बार और बोलो, मॉड वाला एक्सप्रेशन। एक बार और बोलो, मॉड वाला एक्सप्रेशन। मतलब मॉड को छोड़ के बाकी जितना सामान है वो अलग तरफ, और मॉड वाला चीज अलग तरफ। और मॉड को खोलना वोलना नहीं, मॉड को मॉड के जैसा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आइए इस पे मैं प्रोसेस करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं y और मॉड में रिलेशनशिप देखूं तो y इक्वल्स क्या लिखा हुआ है? माइनस ऑफ मॉड x। आई होप ये बात समझ में आता है। मॉड को अगर अकेला करना है तो ये माइनस यहां से भगाना होगा आपको। माइनस भगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा बताओ? माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉड x। यहां तक सारा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है कि पूरा? चलूं आगे, चलूं यहां से। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो इसके बारे में। तो टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ खास नॉलेज नहीं है मेरे। इसके बारे में आई हैव सम नॉलेज। क्या नॉलेज है मेरे पास में? आप देखो ध्यान से। आई कैन से, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसको काट देता हूं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई कैन से फ्रॉम हियर कि यार इसका नहीं पता, लेकिन इसका मैं जानता हूं कि x के जगह पर जो मर्जी डाल लो, हर बार जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। सोचना ध्यान से। मैंने पहले क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा टारगेट क्या था? मॉड को आइसोलेट और y को कॉम्प्लिकेट। मॉड को आइसोलेट, x को आइसोलेट नहीं कह रहा, क्या बोल रहा हूं बताओ? मॉड को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। फिर मॉड वाले पार्ट से रिलेटेड आई हैव पक्का इंफॉर्मेशन कि x के जगह कुछ भी डाल लूं, निकलने वाला जो आंसर है वो 0 या उससे क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा। आपका सपना, आपका लक्ष्य क्या था? y का वैल्यू से निकालना कि मॉड का आंसर निकालना? आप तो रेंज ढूंढ रहे हो ना, तो आप y के वैल्यूज को जानने में इंटरेस्टेड हो कि मॉड के वैल्यूज को जानने में इंटरेस्टेड हो? y के वैल्यूज को, तब तो y चाहिए आपको। तो आप क्या करो कि मॉड का तो आंसर पता है आपको, और मॉड इस वाले रूल के हिसाब से किसके बराबर है? -y के। तो अगले स्टेप में आप मॉड x को हटा के लिख दो यहां पर -y। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, ये वाला चीज आ रहा है समझ? अब यहां से काम हो जाएगा आपको कि y चाहिए, आपको y चाहिए आपको, लेकिन y से चिपका हुआ क्या है? -1। उसको रखते हुए काम हो जाएगा कि हटाना हो? हटाना होगा। हटाने के लिए क्या कर सकते हो? 2 काम कर सकते हो, ये तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लो, या -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, जो भी आपको समझ में आता है। मान लो कि मेरे को मल्टीप्लाई समझ में आता है, तो मैं इधर भी -1 का मल्टीप्लाई करूंगा और उधर भी -1 का मल्टीप्लाई करूंगा। -1 इंटू -y क्या बन जाएगा आपके हिसाब से? प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी लाउड। क्या बन जाएगा?
y, और -1 इंटू 0 क्या बन जाएगा? लेकिन मैंने पाप किया है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की गलती किया है इनइक्वालिटी के सिचुएशन में। तो अगले स्टेप में इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि रिजल्ट में इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा? इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा, और हमको क्या दिखेगा? अल्टीमेटली हमको दिखेगा y हैज नाउ बिकम लेस देन इक्वल्स टू 0, और y अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 तो y का वैल्यूज टेक्निकली इसके हिसाब से कहां तक वेरी कर रहा है? -∞ से 0 तक, और y का वैल्यूज है तो आपका रेंज होता है। तो आपका रेंज क्या हो गया यहाँ पे? -∞ से लेके 0 तक, ये आपका आंसर है। ठीक है, सो वी कैन से कि रेंज इज इक्वल्स टू -∞ से लेके 0 पे क्लोज। छापो फटाफट। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। आप बोलो वापस से उसको देखिए कि डोमेन का फील क्या आ रहा, डोमेन क्या होना चाहिए इसमें। डोमेन आपको देख के ही समझना है, देख के ही सोचना है। डोमेन का मतलब है कि ऐसा x का वैल्यू जिसको लेके y को कभी परेशानी ना आए। इसमें कोई ऐसा वैल्यू है जिसको लेके y परेशान हो जाएगा? आई थिंक एवरी टाइम कुछ तो आंसर मिल ही जाएगा मेरे को। हेंस अगेन कोई परेशानी ही नहीं है, और परेशानी नहीं है तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? r। लिखूं डोमेन इज इक्वल्स टू r। देखो ऐसा नहीं है, एक और स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा कभी कभार चेंज भी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा है ना कि सब कुछ ऊपर ऊपर ये नीचे कुछ नहीं है तब हमेशा आ रही होगा। हाँ, न्यूमरेटर में अगर सब कुछ है तब आ रहा होगा। अच्छा डन। यहां तक रेंज के लिए मैंने क्या समझाया आपको बताओ? मॉड को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। बोलो 3 बार बोलो, मॉड को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। एक बार और ट्राई करो, मॉड को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। एक बार और, मॉड को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। क्लियर मेरे ख्याल? अब यहां पर देखो क्या है बताओ, y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मतलब fx की जगह पर मैं y लिख दे रहा हूं, एक ही बात है। अब क्या करोगे बोलो, मॉड को इधर ले आओ, मॉड ऑफ x माइनस 2, सही कह रहा हूं ना, और y को वहां ले जाओ तो 1 माइनस y हो जाए। चलेगा यहां तक? वंस अगेन मेरा अप्रोच वही रहेगा कि यार ये जो मॉड वाला हिस्सा है ना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे कुछ भी डाल दो। अल्टीमेटली द आंसर कमिंग आउट ऑफ इट शुड ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं? तो मैं बोलूंगा कि नाउ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन मुझे मॉड के वैल्यूज में कतई भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट किस में है? y में। सो अब मैं क्या करूंगा कि मॉड की जगह पर y वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन के हिसाब से। सो आई विल गेट 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और यहां से भी मेरे को इक्वेशन में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किस में है? y के आंसर में। अब y का आंसर निकालने के लिए y को अकेला एक तरफ ले जाओ जैसा नॉर्मली करते हो, तो इधर नेगेटिव है उधर ले जाओगे तो ले जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या मिलेगा बताओ? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y। रिवर्स करके लिखोगे तो y लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर रेंज आपका क्या हो जाएगा? -∞ से लेके 1, और 1 पे रहेगा क्लोज इंटरवल। करो कॉपी करो। नेक्स्ट आप लिखो एक नोट, नोट। और नोट लिखने के लिए पहले एक चीज को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को भी देखो, और आगे चल के आप इस क्वेश्चन को भी देखो। इन तीनों में क्या फर्क है ये बताओ? पहले में और दूसरे में सब कुछ न्यूमरेटर में ही है, तो उस टाइम का अप्रोच आपका जैसा मैंने आपको यहां सिखाया वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आप इसको फेस करें ना, तो इसमें एक खास बात क्या आप देखिए कि ऊपर नीचे का टू बी ऑनेस्ट वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन सेम है, ऊपर भी x+2 नीचे भी x+2। एक जगह मॉड है एक जगह मॉड नहीं। दिस इज द मेन क्रक्स। ठीक है, कि ऊपर का और नीचे का मसाला सेम टू सेम, एक जगह मॉड होगा और एक जगह मॉड नहीं होगा। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है दे आर वेरी स्पेशल। इनका डोमेन और रेंज ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, और वो चीज क्या होता है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, और वहां से हम इसका भी आंसर देख लेंगे। क्लियर है? लेकिन ये चीज दिमाग में आप सेट कीजिए कि ये वाला प्रोफाइल, ये वाला चेहरा पुराने वाले चेहरे से बहुत अलग है, और सिंस चेहरा बहुत अलग है इसीलिए अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, तो लिखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू mod x अपॉन x और x अपॉन mod x। डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू mod x अपॉन x और x अपॉन mod x। क्लियर मेरे ख्याल में? अब पेन छोड़ के इत्मीनान से पहले सुन समझो और फिर हम लोग कॉपी वॉपी करेंगे। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का आप एकदम से जो सबसे
बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, फिर से रिकॉल करो। ऐसा x जिसको डालने के बाद y को कोई भी समस्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि इस स्ट्रक्चर को देख के इज देयर एनी नंबर जिसको डालने पे y को प्रॉब्लम होगा? आई थिंक यस, 0 डालने से प्रॉब्लम होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से आई डोंट हैव एनी इशू, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन 0 यदि डालोगे ना तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 और फिर y परेशान हो जाएगा। तो 0 डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। इनफैक्ट इस टाइप के सारे स्ट्रक्चर्स, मान लो कि स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता आपका कि y इज इक्वल्स टू लेट्स से मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 अपॉन मान लो कि x प्लस 1, इसमें क्या नहीं डाल सकते थे? -1 डालने से नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट 0 तो y नहीं आएगा आपके पास। सपोज करो कि एक एग्जांपल में लूं, y इज इक्वल्स टू लेट्स से x माइनस 3 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, क्या नहीं डाल सकते हो? 3 नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका डोमेन का लॉजिक ये होगा कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे का स्ट्रक्चर सेम टू सेम, एक में मॉड है एक में मॉड नहीं, देन डोमेन का लॉजिक विल बी r माइनस दैट पॉइंट एट विच डिनोमिनेटर बिकम्स 0। r माइनस कर्ली ब्रैकेट वो वाला पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। जैसे इसको सिर्फ 0 से प्रॉब्लम है, बाकी सारा नंबर ठीक है इसके। इसको सिर्फ -1 से प्रॉब्लम है, बाकी सारा नंबर ठीक है इसके। इसको सिर्फ 3 से प्रॉब्लम है, बाकी सारा नंबर ठीक है इसके लिए। तो इसका डोमेन में क्या बोल सकता हूं? सबसे लास्ट वाले r माइनस कर्ली ब्रैकेट 3, इसका डोमेन क्या बोल सकता हूं? r माइनस कर्ली ब्रैकेट -1। उसी तरीके से इसका डोमेन क्या बोल सकते हो? r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, ठीक है। तो लॉजिक यही होगा, बाकी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ये अंदर वाला नंबर बार बार चेंज होता रहे। जैसे यहाँ पर 0 है, वहां पर -1 है, यहाँ पे 3 है, कहीं और कुछ और हो सकता है। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट रेंज। नाउ डोमेन के अंदर में एज यू कैन सी कि 0 तो नहीं डाल सकते आप, 0 के अलावा बाकी सारा नंबर डाल सकते हो। तो जो आपका नंबर है उसको मैं ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन। आप पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन में से कोई भी एक नंबर उठा के बताओ मेरे। 5, फाइन। 5 पे थोड़ा सा प्रोसेस करके देखते हैं कि 5 डालने से क्या आंसर आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 5 अगर आप डालोगे तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5। अभी मॉड 5 का आंसर 5 और नीचे भी क्या है 5, कट के कितना आएगा 1। और ये जो 5 पे हुआ ना, सरप्राइजिंगली आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो हर बार यही होगा। आप 6 डालो, 7 डालो, 100 डालो, 500 डालो, 5000 डालो, एवरी टाइम ऊपर का नंबर नीचे का नंबर इट विल मैच, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड आंसर विल बी 1। सो फॉर ऑल द पॉजिटिव इनपुट इन प्लेस ऑफ x जो आप डालेंगे, हर बार आपको आउटपुट के नाम पे, आंसर के नाम पे क्या मिल रहा होगा? 1। लेट अस नाउ ट्राई सम नेगेटिव नंबर। और 0 तो डाल ही नहीं सकते, तो 0 को लेकर परेशान नहीं होना है। नेगेटिव नंबर बताओ एक। -2। चलो देखो, सो x इक्वल्स टू, इफ आई डेयर टू टेक -2, देखो क्या होगा। y इज इक्वल्स टू f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, बोलो, मॉडुलस ऑफ -2 बाय -2। मॉड ऑफ -2 भी टेक्निकली क्या होना चाहिए? 2 डिवाइडेड बाय -2, कट के क्या है -1। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है वो एडवेंचर पे ले जाओ और सोचो कि कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो शायद हर बार कहानी यही वाला हो रहा होगा कि आंसर क्या आएगा आपका -1। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर का डोमेन विल बी r माइनस दैट नंबर वेयर द डिनोमिनेटर बिकम्स 0, पहला बात। दूसरा बात, रेंज विल बी 1 एंड -1, बस और कुछ। बिकॉज कुछ भी डालोगे ना तो जब जब पॉजिटिव डालोगे तब जब सॉल्व करके 1 आएगा, चाहे कुछ भी डालो। और जब जब नेगेटिव डालोगे तो हर बार सॉल्व करके क्या आएगा? -1 आएगा। और रेंज का अंडरस्टैंडिंग क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स दैट यू विल गेट आफ्टर पुटिंग x। तो आउटपुट के नाम पर आई थिंक 2 ही आंसर हो सकता है यहाँ, आइदर 1 और -1, तीसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सोचो आया समझ नहीं आया समझ? क्लियर है? इसीलिए इस टाइप के सारे स्ट्रक्चर का रेंज आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं? 1 और -। ठीक है, लिखिए, डोमेन इज इक्वल्स टू r माइनस 0 एंड रेंज इज इक्वल्स टू, इसे थोड़ा और मजाक करते हैं आपके साथ। रेंज कौन सा होगा इसमें? क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये तो इंटरवल है, हमको तो 2 ही आंसर मिल रहा है ना, -1 और 1, बीच का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बट इसका मतलब तो बीच का नंबर्स में इंक्लूडिंग हो जाएगा।
इसलिए ये और ये नहीं हो सकता आपका आंसर। आपका आंसर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट -1 कमा होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, डोमेन मैंने r-0 लिखा है, ये यूनिवर्सल है क्या? नहीं, वो अंदर का नंबर चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। क्लियर। अब आ जाइए आप इस वाले क्वेश्चन, लिखिए डोमेन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, r माइनस कर्ली ब्रैकेट -2 एंड रेंज क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा -2, ये -1 कॉमा 1। ये बेसिकली आपका हो जाएगा डोमेन। और नेक्स्ट हम लेते हैं रेंज। तो रेंज इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -1 कॉमा। ठीक है, इसके साथ में मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड सारा बातचीत खत्म। अब हम नए फंक्शन पे चलेंगे। फिर से मेरे को एक बार वो 5 तत्व याद दिलाओ जो आपको फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। नाम, इक्वेशन, डोमेन, रेंज और ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन थोड़ा स्पेशल आदमी है, इसीलिए थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन करके भी देख लिया। आगे चल के एक और फंक्शन आएगा GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका भी हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। इन दोनों के अलावा हम बाकी किसी भी फंक्शन का क्वेश्चंस नहीं देखें, जस्ट हमको ये 5 तत्व चाहिए उसका, बस बात करें। क्लियर। तो उस कलेक्शन के अंदर में अगला फंक्शन आप देखेंगे कांस्टेंट। लिखिए हेडिंग। यहां पर एक ऐसा ना लाइन खींच दीजिए आप इस क्वेश्चन के बाद में, ऐसे कि मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस का एप्लीकेशन खत्म। अब आप नेक्स्ट लिखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसका इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू k, where k is any number, y is equals to fx equals to k, where k is any number। एग्जाम्पल में लिखिए y is equals to fx equals to half, एग्जाम्पल y equals to fx equals to half, और y is equals to fx equals to 3, y equals to fx equals to 3, और y is equals to fx equals to √2, y equals to fx equals to √2। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डोमेन इज इक्वल्स टू r, डोमेन इज इक्वल्स टू r, और फिर लिखो रेंज इक्वल्स टू ओनली अ नंबर k if y is equals to fx equals to k। रेंज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ओनली अ नंबर k if y is equals to fx equals to k। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कोई कोई फंक्शन के अंदर में क्या है कि उसका जो इक्वेशन है ना, वही रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम के। जैसे इसमें इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू k, जहां पर k कोई भी एक नंबर हो सकता है। आप एक बार मेरे साथ इसका एनालिसिस करने का ट्राई करो कि y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 3। अब इस फंक्शन में क्या होगा कि आप x की जगह पर कुछ भी बिठा लो, राइट हैंड साइड कभी चेंज ही नहीं होगा। आप x की जगह 1 बिठाओ, आंसर क्या मिलेगा 3। x की जगह 2 बिठाओ, आंसर क्या मिलेगा 3। x की जगह 3 बिठाओ, आंसर क्या मिलेगा 3। x की जगह 4 बिठाओ, आंसर क्या मिलेगा 3। तो सिंस आपका आंसर कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, इट इज फिक्स, इट इज कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम हो गया कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर जैसा इसका बिहेवियर है, जैसा इसका प्रोसेसिंग का तरीका है, उस हिसाब से डोमेन क्या हो सकता है, रियल नंबर। क्योंकि कुछ भी डालो हर बार आंसर ये क्या दे रहा है आपको 3, तो आंसर दे तो रहा है ना, मना तो नहीं कर रहा कोई भी पॉइंट पे कि नहीं तुम आने से हम आंसर नहीं देगा। तो सिंस सारा ही पॉइंट आप डाल सकते हो, देयरफॉर डोमेन आपका टेक्निकली कितना हो जाएगा r। पहला बात। दूसरा बात, रेंज के बारे में यदि आप सोचोगे तो रेंज का मतलब क्या होता था, कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट। तो कुछ भी डाल लो, आउटपुट हर बार क्या है यहाँ 3 ही तो आउटपुट है, और तो कोई नया नंबर आ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, डालने को कुछ भी डाल लो लेकिन निकलेगा तो हमेशा 3 ही, एक ही नंबर निकल रहा है बार 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 बार। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा 3, ओनली 3। क्लियर मेरे ख्याल में। तो नाम क्या हो गया इसका, कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन क्या हो गया इसका, सॉरी इक्वेशन क्या हो गया इसका, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू k। डोमेन क्या हो गया r। रेंज क्या हो गया, ओनली अ रियल नंबर k। और k मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलूंगा 3, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलूंगा हाफ, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलूंगा √2। नहीं आया समझ, कुछ भी मतलब देखो फंक्शन को तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मैं अगर ऐसे ही डिफाइन करूं तो ये मेरा चॉइस है। नहीं, वो खुद रहता है, हम लोग खुद ही बिठा देते हैं उसको। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक।
अच्छा, एक इसका ग्राफ ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा, लेकिन इसके आगे फिर बाकी क्वेश्चंस का बैकग्राउंड नहीं देखें, कोई मतलब नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। एक ये फर्स्ट देख रहे हैं मॉडल्स के बाद में, तो इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो आप थोड़ा ध्यान से, ग्राफ बनाने का, मान लो कि मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो आपको प्रोसेस याद है कि ग्राफ बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि x के जगह पर 3 4 2 नंबर खुद से ले लो, डाल डाल के देखो कि y क्या आ रहा है, और उन सारे को कन्वर्ट करो पॉइंट में विद x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, प्लॉट देम, जॉइन देम विद फ्री हैंड, गेट योर आंसर। यही लॉजिक था, राइट। तो x के जगह पर सपोज करो कि आप बिठाओ 1, तो y में क्या मिलेगा सोचो, f में 1 डाला 3 आया, पर इसका मतलब क्या होगा कि 1, 3 बिलोंग्स टू f। x में डालो 2, तो y क्या आएगा बताओ, f ऑफ 2 अगेन इक्वल्स टू 3 इंप्लाइज 2, 3 बिलोंग्स टू f। x में डालो 3, तो y में मिलेगा f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू अगेन 3 इंप्लाइज 3, 3 बिलोंग्स टू f। आ रहा समझ, क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सारे पॉइंट्स को मेरे ख्याल में ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहिए। यह है 1, 3, तो 1 1 2 3 मेरे ख्याल में यहां हो, फिर ये बोलता है 2, 3, तो 2 3 यहां, 3, 3 तो 2 और 3 यहां, ऐसा कुछ होगा। और इन सारे को आप अगर फ्री हैंड से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ निकल के आएगा। देखिए मेरे ठीक से बन नहीं पाया, इट शुड बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो ये चीज आपको आज के बाद में याद रखना है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ऐसा होगा। सपोज करो कि 3 की जगह 30 होता तो ग्राफ में क्या चेंज आता, ग्राफ का बेसिक लेआउट सेम रहता, इट हैज टू बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस 30 होने से, जैसे 3 होने से ये गैप 3 यूनिट्स का है, 30 होने से ये और ऊपर चला जाए, -30 होने से एकदम नीचे आ जाएगा, लेकिन बेसिक लेआउट अगेन सेम रहेगा। आया समझ, लिखो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3 और सीधा ही इसको छापो, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3, सीधा इसको छापो। डन मेरे ख्याल। नेक्स्ट लिखो आप लोग आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें लिखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, फिर नीचे लिखो डोमेन इक्वल्स टू r, रेंज इक्वल्स टू r, ठीक है, डोमेन इक्वल्स टू r, रेंज इक्वल्स टू r। अभी थोड़ा सा पहले डोमेन रेंज सब पे बात कर लूं और फिर हम लोग ग्राफ पे बात करेंगे, ठीक है। देखो यहां पहले तो इक्वेशन जैसा है उसी की वजह से नाम ऐसा है इसको, उसको थोड़ा जस्टिफाई कर। इक्वेशन कैसा है आपका, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। सोचो कि ये बिहेव कैसे करेगा, मान लो कि x की जगह पर आपने 1 डाला, आंसर में क्या मिलेगा, 2 डालने से, 3 डालने से, 5 डालने से, 10 डालने से, हाथी डालने से, घोड़ा डालने से, मतलब जो जा रहा है वही आ रहा है। तो जो आ रहा है उसका आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है कि जो पहले था सेम रह गया, इसीलिए इसका नाम हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। कि भाई जो घुसेगा वो सीधा निकल जाएगा, आइडेंटिटी बदलेगा ही नहीं, उसका कोई चेंज आएगा ही नहीं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात कि आप डोमेन के बेसिक आइडिया से सोचो कि इज देयर एनी एक्स जिसको डालने से प्रॉब्लम होगा वाई को, नो, हर बार जो जाएगा वही आएगा, तो आंसर तो हर बार आ ही जाएगा। तो बेसिकली किसी नंबर को लेके इशू नहीं है, पर इशू नहीं है तो इस वजह से डोमेन क्या हो जाएगा, आर। और सिंस एक्स और वाई इक्वल है एक दूसरे से, तो वट एवर इज द डोमेन सेम थिंग हैज टू बी रेंज, ठीक है, इसीलिए रेंज भी आपका क्या हो गया, आर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इक्वेशन का सोचोगे आप, तो सॉरी नॉट इक्वेशन, ग्राफ का अगर आप सोचते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफ इसका ऐसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड इट विल बी अ लाइन लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बना लीजिए इसको, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। डन। नेक्स्ट देखो,
रेसिप्रोकल फंक्शन लिखो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। डोमेन लिखो r-0, रेंज लिखो r-0। रेसिप्रोकल फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, डोमेन इज इक्वल्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0 एंड रेंज इज इक्वल्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, रेंज इज इक्वल्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। चलेगा यहां तक। नेक्स्ट किस पे बात करना है हम लोग को, ग्राफ। ग्राफ से पहले थोड़ा सा डोमेन रेंज का बात कर लेते हैं। डोमेन देखो देख के ही एविडेंट है कि 0 डालने से प्रॉब्लम है डोमेन के। 0 डालोगे 1/0 तो प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए डोमेन हो गया r-0। और रेंज निकालने का बेसिक आइडिया हमारा क्या था, x को आइसोलेट y को कॉम्प्लिकेट, और वो वाला ड्रामा अगर करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ, 1/y। फिर सोचो कि y के कौन से वैल्यू से x को समझते हैं, 0 से ही समझते हैं, इसीलिए रेंज का आंसर भी क्या हो गया, r-0। नेक्स्ट आता है ग्राफ का बात। इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आप बस इसको बना लो। ये उसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, किस टाइप ऐसा, ठीक है। याद रखना कि y एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, x एक्सिस को भी ये टच नहीं करेगा, सेम इसके साथ में भी है, ये x को या y को किसी को भी टच नहीं करेगा। क्लियर? ये आपने कहीं देखा है, सोचो कहां देखा, ये नहीं देखा तो कुछ दिनों में देखने वाले हो। इकोनॉमिक्स में डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ाया गया, आप यही है, सोचो देखा है ना, ठीक। चले आगे यहां से, कॉपी करना हो गया। अगला लिखिए स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन लिखिए। इसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। इसके नीचे लिखिए डोमेन, डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल, और रेंज भी होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल। डोमेन रेंज वापस से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना, कि नेगेटिव नंबर डालोगे तो समस्या हो जाएगा, और बाकी सेकेंड टाइप के हिसाब से एक्सप्लोर करोगे तो रेंज भी यही निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके ग्राफ पे बात कर लेते हैं। देखो ग्राफ बनाओ इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ग्राफ ऐसा कुछ इस टाइप का होगा, देखो ऐसा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। चलेगा? नेक्स्ट लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो और सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो क्लास 10 में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब याद है? कुछ कुछ याद करो। लीनियर पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता था, x का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी इनसे रिलेटेड 3-4 बहुत सारा माइन्यूट बात है, मैं बताता हूं एक एक करके, सुनना आप ध्यान से। इसको अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, फर्स्ट वाले को, तो ये है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो यू कैन थिंक 3x प्लस 1 होल थिंग बाय। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि x के किसी भी वैल्यू से y को कभी भी समस्या हो सकता है क्या? इस सिचुएशन समस्या तभी होता था जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए। इसका डिनोमिनेटर जन्म जन्मांतर के लिए कौन है, 1, वो कभी 0 बन ही नहीं सकता। तो x चाहे कुछ भी डाल लो, y को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज मैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए भी कह सकता हूँ, सेम चीज मैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए भी कह सकता हूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ तो चाहे आप x की जगह कुछ भी डाल लो, y को कभी दिक्कत नहीं आए, हर बार कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई कैन से कि डोमेन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस विल ऑलवेज बी व्हाट, r। कुछ भी डालो हर बार y तो आ ही जाएगा, इसलिए डोमेन क्या हो गया आपका, r। क्लियर है? नेक्स्ट बात आता है रेंज का। अब रेंज में थोड़ा सा है कैच,
और रेंज में जो कैच है वो मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। जो हमने ये ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, इसका इक्वेशन, अच्छा इसका नहीं सॉरी, इसका इक्वेशन आप एक बार देखिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए। इसका इक्वेशन क्या बताइए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है यहाँ पे ऊपर। क्या मैं इसको एक तरीके का लीनियर फंक्शन भी मान सकता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई परेशानी तो नहीं। और लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को आप ध्यान से यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आप ग्राफ के एस्पेक्ट से आप एक बार रिकॉल कीजिए कि रेंज का मतलब क्या होता था। वाई एक्सिस का जितना पोर्शन यूज कर रहे हो ग्राफ बनाने के लिए वही आपका रेंज, तो इसका रेंज टेक्निकली क्या होगा, आर। और हालांकि हम यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि रेंज कितना है इसका, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बनाओगे ना, तो यू विल सी कि ग्राफ का वाई एक्सिस वाला पूरा पार्ट यूज हो रहा है, इसीलिए क्यूबिक का भी रेंज कितना हो जाएगा, आर। सिमिलरली पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5 का भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड कि ग्राफ के अंदर में वाई एक्सिस का पूरा पार्ट यूज हो रहा है, एंड देयरफॉर डिग्री 5 के भी पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, आर। लेकिन आप क्लास 10 से एक चीज रिकॉल करो कि जस्ट 10 में सबको पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया गया होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला, बहुत डिटेल में नहीं चाहिए मेरे को, रफ भी अगर आपको याद है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ऐसा पैराबोला और या फिर कैसा पैराबोला बताओ, मेरे ख्याल में उल्टा भी हो सकता है, ऐसा पैराबोला, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार कि इस वाले पैराबोला में रेंज क्या होगा, तो आप बस मेरे को एक जवाब दो, वो आर होगा या आर से छोटा हो, आर या आर से छोटा, कैसे कह सकते हो। y का मेरे को लगता है कि एक यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा और बाकी आप y एक्सिस के ऊपर का पूरा पार्ट यूज कर रहे हो ग्राफ बनाने के लिए, इसके नीचे का पार्ट का तो यूज ही नहीं किया ना आपने। तो आपका जो रेंज है, मतलब ग्राफ ऐसा ही होता है, ये तो याद है आपको, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन है कि y एक्सिस का कितना पार्ट यूज हुआ आपकी इस ग्राफ को बनाते हुए, ये बनाते समय, मेरे ख्याल में यहां से लेके ऊपर तक, तो आपका रेंज काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, सम नंबर अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और अगर आपने ये वाला ग्राफ बनाया है तो भी आप इस पॉइंट तक y एक्सिस को यूज कर रहे हैं आई थिंक, और इसके नीचे यूज कर रहे हैं इस सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने ऊपर वाले पोर्शन का कुछ पार्ट छोड़ दिया है, ठीक है। तो पैराबोला के ग्राफ में पूरा y एक्सिस कभी यूज हो पाएगा कि कभी यूज नहीं हो पाएगा, कभी यूज नहीं हो पाएगा। ये तो मान लो कि एक पॉइंट से इंफिनिटी तक यूज होगा और या फिर माइनस इंफिनिटी से एक पॉइंट तक यूज होगा, लेकिन नेवर एवर यू विल बी यूजिंग द होल y एक्सिस। आया बात समझ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रेंज है वो एग्जैक्टली क्या होगा, ये तो देखो ग्राफ और उसके इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, बट मैं रिस्पॉन्सिबली कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नहीं यार आर तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये आता है कि पॉलिनोमियल अगर ऑड डिग्री का है, लाइक डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल, डिग्री 7 का पॉलिनोमियल, तो उन सारे का डोमेन भी आर और रेंज भी आर। लेकिन अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो डोमेन तो आर, क्योंकि डाल तो सब कुछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन रेंज इज समथिंग लेस देन आर, कितना दैट विल डिपेंड ऑन इक्वेशन, एंड वो हम लोग को निकालने के लिए सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन श्योरली एक बात कह सकते हैं कि आर नहीं होगा, आर से थोड़ा सा क्या होगा, कम हो। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का, एक बार फटाफट आप लोग बता दो। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन, जोर से और जल्दी जल्दी, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन रेंज, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन, डोमेन सबका आर है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज लेस देन आर, एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता, चलेगा। चलिए कॉपी करिए इसको। अच्छा ये छोटा सा दो बात और पढ़ लीजिए एक बार, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होगा, विश्वास होता है शायद आप लोग, और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कितना होगा, ये कैसा होगा, पैराबोला। क्लियर, इसको कॉपी कर लो, आज यहीं रुक जाएंगे।